ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल टॉप फंड्स 2025। हमारे साथ है प्रबलीन बाजपेयी और फिरोज अजीज और अब बात करेंगे पोर्टफोलियो बिल्डिंग की। तो प्रबलीन, आपसे पूछना चाहेंगे, पहले आपने कहा, एम्फसाइज किया आपने पर्टिकुलरली कि अब लार्ज कैप्स पर थोड़ा सा फोकस बढ़ाना चाहिए। तो अगर कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करे इस नए साल पर तो कॉम्पोजिशन किस तरीके का रखे, कितना परसेंटेज एलोकेशन किस कैटेगरी में रखे? जी, दीपाली जी, जो ये मैंने बात कही है, ये ज़्यादातर जैसे आपके प्रोग्राम से हम आते हैं जब, तो व्यूअर्स की क्वेरीज होती हैं और जगह जब देखते हैं, तो हम देखते हैं कि अब इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज में कई बार 4 से 5 स्मॉल कैप फंड्स ऐड होने लग गए हैं। और ऐसे ही मिड कैप्स में भी एडिशंस बहुत हो रही हैं और लार्ज कैप्स कई बार होता भी नहीं है। सो मेरे ख्याल से कहीं न कहीं थोड़ी-सी चेजिंग ऑफ रिटर्न्स होती है इन्वेस्टर्स के द्वारा और शायद उसी चीज़ को थोड़ा-सा बदलने का समय है। ऐसा नहीं है कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप में ना डालिए, पर मेरे ख्याल से जो पुराने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस मतलब जो रिटर्न्स रहे हैं उसको देख के आप आगे की अपनी एक्सपेक्टेशंस को मत सेट करिए। आपके पास 6 टू 7 इयर्स का होराइजन है तो ही आप इन की तरफ रुख करिए और अपना एक्सपोजर लीजिए और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एसआईपी के थ्रू अपना पैसा डालिए। बट आई थिंक ओवरऑल इस टाइम पे लार्ज कैप्स थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर लगते हैं। अगर हम देखें तो उनने 2023 को भी बीट नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। सो वहां पे वो बेटर प्लेस्ड हैं एंड आई थिंक एक पोर्टफोलियो अगर अभी किसी को क्रिएट करना हो तो थोड़ा सा ज्यादा एलोकेशन आप मान लीजिए, आपका मिनिमम 50% जो है वो तो कोर होना ही चाहिए, तो आप लार्ज कैप्स के द्वारा बनाइए एंड देन द अदर एलोकेशंस कैन बी टुवर्ड्स आपके मिड कैप्स और जो आपके दूसरे मिक्स्ड फंड्स होते हैं, जैसे आप मल्टी कैप देखते हैं, फ्लेक्सी कैप देखते हैं। और अगर हमें प्योरली लार्ज मिड और स्मॉल में ही डिवाइड करना हो देन आई वुड से रफली 60% इन द लार्ज कैप एंड somewhere between आप 25 to 30% and 10 to 15% आप स्मॉल कैप। बट जो आपका मिड और स्मॉल कैप का एलोकेशन है वो लंबे समय का होना चाहिए दीपाली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर हम 2016 से देखें 2019 तक, तो लोगों ने पुराने रिटर्न्स देख के निवेश किया था मिड कैप्स और राइट। स्मॉल कैप्स में, और उस टाइम पे जो रिटर्न्स निकल के आए थे वो माइनस में थे, -3 इयर्स के बाद भी। तो अगर इस टाइम पे बहुत पैसा एक साथ लगाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो डिसअपॉइंट होए। आप ऐसी अप्रोच लेके चलिए जहां पे आपके पेशेंस, आपके पास है उतना इन्वेस्टमेंट होराइजन, एंड देन आई थिंक आप डेफिनेटली मिड और स्मॉल में भी एलोकेशंस ले सकते हैं, बट प्राइमरीली थोड़ा सा लार्ज कैप टिल्टेड रखिए पोर्टफोलियो। ओके। इनफैक्ट फिरोज जी, जो प्रबलीन ने पॉइंट मेंशन किया, हमने योर मनी में इतने सारी क्वेरीज लेते हैं, हमने देखा है जिस तरीके के रिटर्न्स मिड कैप स्मॉल कैप्स में बने हैं, इन्वेस्टर्स ने ओवरलैपिंग की है अपने पोर्टफोलियो में, मिड कैप स्मॉल कैप का कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा रखा है। क्या ये समय है उस कॉम्पोजिशन को चेंज करने का नए पोर्टफोलियो बिल्डिंग के हिसाब से भी, और जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज हैं क्या वहाँ भी थोड़ा सा रीशफल करने की ज़रूरत है परसेंटेज कॉम्पोजिशन को लेकर? दीपाली बिल्कुल सही फरमाया है। जो मिड कैप स्मॉल कैप में डाला है वो सडनली 70-80% पे भी गया है। बट अगर हम पूरे देश की बात करें ना दीपाली जी, जो ये आंकड़ा मैं देखता हूँ, ये शॉकिंग आंकड़ा है। इंडिया के पास 900 लाख करोड़ की हाउस होल्ड सेविंग्स है, मतलब इंडिविजुअल्स के पास, कॉर्पोरेट छोड़ दीजिए। हाउस होल्ड सेविंग्स इंडिया की 900 लाख करोड़ में से सिर्फ 7 लाख करोड़ डायरेक्ट इक्विटी स्मॉल कैप और म्यूचुअल फंड के माध्यम से स्मॉल कैप से आए। 1% से भी कम है। इंडिया की हाउस होल्ड सेविंग्स का 1% इंडिया के स्मॉल कैप में डालना मेरे हिसाब से अनिवार्य है। तो ये जो है कि बहुत स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़े लोग हैं जो उनकी एसेट एलोकेशन को गड़बड़ा के पूरे पैसे पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे स्मॉल कैप में डाल रहे हैं। तो पहला, टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, आपको ये देखना है कि आपकी टोटल एसेट कितनी है। सिर्फ म्यूचुअल फंड ना देखें। अगर आपके पास 100 रुपए कुल मिला के, हर चीज को मिला के हो, अपने घर को छोड़ के जिसमें रहते हैं, तो उसमें से आपको पहले ये देखना है कि इक्विटी में कितना जाएगा। अगर इक्विटी में 60% नहीं है, ज्यादातर इंडिया के हाउस होल्ड्स में 60% इक्विटी नहीं है। 80% रियल एस्टेट मिल जाएगा, 50% का गोल्ड का पोर्टफोलियो मिल जाएगा, 60% का ओवरऑल एसेट पे इक्विटी पोर्टफोलियो नहीं मिलता है। तो पोर्टफोलियो बिल्ड करने की अगर बात हो रही है 2025 में, ये प्रण लें कि 50% एटलीस्ट मैं इक्विटी में रखूंगा, मेरे ओवरऑल वेल्थ का, पीपीएफ ईपीएफ सब जोड़ जोड़ा के। और उस इक्विटी के हिस्से में से अगर आप 15% से 20% भी स्मॉल कैप में रखते हैं, उस इक्विटी के हिस्से में से, गलत नहीं होगा। क्योंकि इंडिया में 2500 स्टॉकों में से 2000 स्टॉक को तो हमने माइक्रो कैप करार दिया है। सिर्फ 500 कंपनियों के भीतर ही लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कवर हो जाता है। बाकी 1900 जो ट्रेडेड कंपनियां एनएससी पे, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो कैप कहते हैं। तो स्मॉल कैप इतना स्मॉल भी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। बिल्कुल।
तो ये समय है अपने पोर्टफोलियो को रीलुक करने का और लार्ज कैप्स की तरफ डेफिनेटली यहाँ से फोकस बढ़ना चाहिए। लेकिन चलिए अब बात करेंगे कि किन फंड्स के साथ एक नया पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकते हैं। प्रबलीन से शुरुआत करते हैं। तो प्रबलीन बताइए, पहले 2 फंड्स आपने कौन से पिक किए हैं और कितना परसेंटेज एलोकेशन इन फंड्स में कर सकते हैं इन्वेस्टर्स? जी, ओवरऑल मेरे 2 पैसिव फंड्स की चॉइस है, 3 एक्टिव फंड्स हैं दीपाली। सबसे पहला है निफ्टी की इक्वल वेट स्ट्रैटेजी। ये एक पैसिव फंड है जो हमें लार्ज कैप्स पे एक्सपोजर देता है और इसमें हम हर जो लार्जेस्ट 50 कंपनीज है उसमें 2% का एक्सपोजर लेते हैं, क्योंकि हमारा कोर बनाता है और ये लार्ज कैप फंड है थ्रू अ पैसिव स्ट्रैटेजी। इसमें आपका ज्यादा पैसा रह सकता है, क्योंकि मैं एक और फंड जोड़ूंगी तो इसमें आप करीबन अपना एक मेजर चंक, मतलब आप अगर 100 रुपए मान लीजिए पूरा इक्विटी में लगा रहे हैं तो उसमें से आप 40 रुपए इसमें आराम से डायरेक्टली डाल सकते हैं। ओके। और फिर दूसरा है फिर निफ्टी का मिड कैप 150। अगेन मिड कैप इंडेक्स ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, तो यहाँ पे अ वर्ड ऑफ कॉशन अगेन कि आप प्लीज एसआईपी के द्वारा ही इन्वेस्ट करिए या फिर एक एसटीपी के द्वारा इन्वेस्ट करिए। एंड इसमें आपका टाइम होराइजन का जो है वो करीबन 7 इयर्स तक का डेफिनेटली होना चाहिए। और ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है टू टेक एक्सपोजर टू द मिड कैप स्टॉक्स जो इंडिया में है, नेक्स्ट 150 बेसिकली, जो हमारे हैं 101 से लेके 250 स्टॉक्स तक। ओके। फिरोज जी, आपकी टॉप 2 फंड चॉइसेस पहले कौन सी रहेंगी? मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई की डिविडेंड यील्ड फंड रहेगी और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप। ये 2 स्कीम्स जो बुनियाद बनाएंगे अपने पोर्टफोलियो की, ये 2 स्कीम्स रहेंगी फ्रॉम द फर्स्ट टू फॉर 2025। ये दोनों ही एक्टिव स्कीम्स हैं। एक्टिव स्कीम्स मेरे हिसाब से अच्छी होती हैं, क्योंकि और उसमें 3-4% का निफ्टी पे अल्फा मिलने की उम्मीद है। ये पहली 2 स्कीमें होंगी जिसमें लार्ज कैप का काफी अच्छा झुकाव है, जैसे प्रॉब्लम मैडम कह रही थी कि लार्ज कैप में झुकाव होना चाहिए। दीज टू एक्चुअली put a reasonable portion in the large cap. ओके। प्रबलीन, आपकी रिमेनिंग 3 चॉइसेस? इसके बाद है दीपाली मेरा आईसीआईसीआई इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड्स। ये एक लार्ज कैप टिल्टेड थीमेटिक फंड है। ये थोड़े से जो बीटन डाउन स्टॉक्स हैं उनमें एक्सपोजर लेता है। जैसे इस टाइम पे हमने देखा है कि प्राइवेट बैंक्स हैवंट डन दैट वेल, तो बैंकिंग की तरफ, ऑटो की तरफ इनका अधिक एक्सपोजर है। और क्योंकि जब हम पैसिव इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो उसके अपने कुछ नेगेटिव्स होते हैं, वहां पे वैल्यू को उतना नहीं तवज्जो दिया जाता है। सो आई थिंक ये एक लार्ज कैप एलोकेशन का रुख करते हुए अच्छा फंड है जो ऐड किया जा सकता है। उसके बाद अगर निवेशक का ऐसा पोर्टफोलियो है जहाँ पे कोई मीडियम टर्म भी उनका होराइजन का गोल है, तो वहां पे एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एसबीआई द्वारा वो ले सकते हैं। अगेन प्राइमरीली लार्ज कैप टिल्टेड है, ये डेट एंड इक्विटी में शफल करता है और ये अपना इस टाइम पे जो ब्रॉडर इक्विटी एक्सपोजर है वो 30 to 35% की रेंज में इनका चल रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक डेट फंड दीपाली फ्रॉम अ टैक्टिकल कॉल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखते हैं, वैसे तो काफी ज्यादा जो हम देख रहे हैं रेट कट को ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया गया है, बट मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ा सा पोटेंशियल है वहां पे। अगर निवेशक के पास है 2.5 से 3 साल का पेशेंस, वो रख सकते हैं एक डेट फंड में। तो और एक टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोर का हिस्सा नहीं होगा, तो बंधन का लॉन्ग ड्यूरेशन फंड देख सकते हैं जिसकी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 7 साल से अधिक रहती है। और अगर यहाँ रेट कट्स होते हैं तो कुछ यहाँ पे उनको बेनिफिट मिल सकता है, अदरवाइज यील्ड्स भी अच्छी हैं और अगर होल्ड टू मैच्योरिटी करते हैं तो भी उतना बुरा नहीं रहेगा। सो एक डेट फंड। ओके। फिरोज जी, आपकी रिमेनिंग 3 चॉइसेस? तीसरा होगा मल्टी कैप कैटेगरी। उसमें होगा क्वांट एक्टिव फंड। इसकी पास्ट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, बट फिर भी इसकी फ्यूचर पोटेंशियल हमारे हिसाब से अच्छी है और फंड सिक्लिकल होते हैं। सो क्वांट एक्टिव फंड एक मल्टी कैप कैटेगरी का। फिर उसके बाद आता है मिड कैप कैटेगरी का कोटक इमर्जिंग इक्विटीज मिड कैप फंड। इसमें पंकज टिब्रेवाल फंड मैनेजर थे। उसके जाने के बाद हमने इसको फिर भी होल्ड और बाई की रिकमेंडेशन रखी, क्योंकि नीलेश सर खुद ही इसको पोर्टफोलियो को थोड़ा ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, बिकॉज इट वाज अ फ्लैगशिप स्कीम और वो कंटिन्यू करता है हमारी मॉडल पोर्टफोलियो में। रहा सवाल लास्ट स्मॉल कैप कैटेगरी में, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड जो चिराग सेतलवाड साहब मैनेज करते हैं। ये 3 स्कीम्स will be the last 3 and ये 5 अलग कैटेगरीज की हैं, तो they give you a different flavor, different asset management companies and styles as well. ओके।
तो चलिए, आपको टॉप 5 फंड चॉइसेस हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स के थ्रू मिली हैं और ये टॉप 5 फंड्स आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, नोट कर लीजिए। और ये नया पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन के हिसाब से चॉइसेस आपको बताई गई हैं। बाकी आपको आइडिया भी दिया गया है कि किस तरीके का मार्केट रह सकता है, किस तरीके के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए और किस तरीके से पोर्टफोलियो प्लानिंग आपको करनी है। इसी नोट पर थैंक यू प्रबलीन एंड फिरोज जी, आप दोनों का ही शो में आने के लिए एज यूजुअल और हमारे व्यूअर्स को हेल्प करने के लिए, पोर्टफोलियो बिल्डअप के लिए। और एक बार फिर से आप दोनों को ही हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। तो चलिए, इसी के साथ इस स्पेशल शो में तो इतना ही। टॉप फंड्स 2025 को यहीं समेटेंगे। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से हमारे सभी व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर।